हाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी साथी मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए जो हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किए थे उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, आज मैं वो नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, यानी प्रतिरक्षी एवं रक्त समूह। तो ये वाले चैप्टर के 2 पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आज है हमारा तीसरा पार्ट। क्लियर होगी बात? तो तीसरा लेक्चर जो है वो हमारे इस चैप्टर का रहने वाला है। और जिसने पहले वो 2 पार्ट नहीं देखे, पहले वो 2 पार्ट देख ले, फिर उसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू रखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरक्षी। देखो, प्रतिरक्षी और प्रतिजन में अंतर तो हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार आप सुन ले कि प्रतिरक्षी किसे कहते हैं और प्रतिजन क्या होता है। तो प्रतिरक्षी का मतलब होता है इम्यूनिटी, यानी हमारे शरीर में जब कोई बाह्य रोगकारक प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके जब हमें वो बीमार करता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ इस तरीके से ताकतवर चीजें पहले से मौजूद होती है या डेवलप होती है, जो क्या करती है, उन हानिकारक प्रवेश किए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती है। क्लियर होगी बात? फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि कोई भी बीमारी जब बाहर से हमें अटैक कर रही है, मतलब हम बीमार हो रहे हैं, यानी बाहर से कोई रोगकारक हमारे शरीर में एंटर कर चुका है। बाहर से कोई रोगकारक जब हमारे शरीर में एंटर करेगा तभी हम बीमार होंगे। अब उस टाइम क्या होता है कि हमारा शरीर जो होता है ना, वो प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, यानी ऐसी संरचनाओं का निर्माण करता है जो उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ाई करते हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं। समझ आई बात? अब देखो, बात आती है कि ये तो होगी प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन किसे कहते हैं? प्रतिजन किसे कहते हैं? जो बाहर से रोगकारक शरीर में प्रवेश कर रहा है, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव हो, उसे हम प्रतिजन कहते हैं। प्रतिरक्षी जो हमारे शरीर में डेवलप होता है, जो बाहर से आए रोगाणु को नष्ट करता है, वो तो है प्रतिरक्षी। लेकिन बाहर से जो एंटर करता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वो होता है प्रतिजन। हमेशा प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बीच क्या होती है? क्रिया होती है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को नष्ट करने का काम करती है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ जाता है प्रतिजन, कैसे जुड़ता है। बस आप इतना समझो कि जिस प्रकार ताला चाबी होता है ना, सेम वैसे ही हमारे प्रतिरक्षी और प्रतिजन होते हैं। जैसे ताला जो होता है उसमें हमारी स्पेशल चाबी होती है, मतलब कोई से भी ताला आप लेके किसी भी चाबी से नहीं खोल सकते। प्रत्येक ताले की अपनी एक अलग चाबी होती है। वैसे ही प्रत्येक जीवाणु की अपनी अलग एक प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कोई भी प्रतिजन बाहर से एंटर करेगा और कोई भी प्रतिरक्षी आगे उसको नष्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। जो प्रतिजन एंटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और वही प्रतिरक्षी उस प्रतिजन को नष्ट करने का काम करती है। क्लियर होगी बात? जैसे ताला चाबी हो गया ना, सेम वैसे प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्रतिरक्षी किसे कहते हैं। प्रतिरक्षी किसे कहते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। जो हमारे शरीर के अंदर ऐसे कारक होते हैं जो बाहर से आ रहे हानिकारक चीजों को मारते हैं, उन्हें खत्म करते हैं, वो होते हैं प्रतिरक्षी। बात आती है कि ये प्रतिरक्षी जो है ये किसकी बनी होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रतिरक्षी जो है वो गामा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। दोबारा सुनना, प्रतिरक्षी किसकी बनी होती है? प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, क्योंकि ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, तो इसे इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। बात समझ आई? ठीक है, और प्रतिरक्षी का काम क्या होता है? प्रतिजन को नष्ट करना। 2-3 बातें थी, बहुत इजी बातें थी, समझा दी मैंने, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखो, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। ठीक है, अभी इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। किसके द्वारा निर्मित? प्लाज्मा सेल्स, जो प्लाज्मा कोशिकाएं पाई जाती है हमारे शरीर में, उसके द्वारा निर्मित होती है ये। ठीक है, ये ब्लड के टाइप है। अब उसके बाद आता है जो प्राणियों के रक्त व अन्य तरल पदार्थों में, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा तो मैंने लिख दिया पदार्थों में पाए जाते हैं।
क्लियर होगी बात, ठीक है। तो दोबारा सुनना कि जो हमारे प्रतिरक्षी होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से इस चीज का निर्माण करते हैं। किसका? प्रतिरक्षी का। अब देखो इसने क्या बोला है, और प्लाज्मा जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये प्राणियों के रक्त में या तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी का काम क्या होता है? प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने, पहले तो प्रतिरक्षी क्या करता है? प्रतिजन को पहचानता है। अभी मैंने क्या बताया? ताला चाबी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हर एक ताला, हर एक चाबी जो है वो आपस में क्रिया नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि आपके घर में अगर 4 अलग अलग ताले हैं तो उस 4 अलग अलग के तालों के लिए अलग अलग चाबियां होनी जरूरी है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही चाबी से सारे ताले आप खोल दोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सेम वही चीज है कि हमारे जो प्रतिरक्षी होते हैं वो पहले प्रतिजन को पहचानते हैं भाई कि ये वही प्रतिजन है जिसे हम नष्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो उसके साथ क्रिया नहीं होती। अलग प्रतिजन के लिए अलग प्रतिरक्षी पाई जाती है। तो प्रतिरक्षी का पहला काम क्या होता है? प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करती है। पहले तो प्रतिजन को पहचानेगी, अगर पहचान लिया कि हाँ ये मैं नष्ट कर सकती हूँ तो क्या करती है? उसे निष्प्रभावी करती है, उसके साथ क्रिया कर लेती है, उसे खत्म करती है। नेक्स्ट क्या बोला है? देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है पैराटॉप क्या है? तो पैराटॉप क्या है? देखो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करती है पैराटॉप कहलाती है। अब देखो आपको मैंने बताया कि जैसे ताला है, ठीक है। अब ताला को सपोज करो, ताला क्या है आपका? प्रतिरक्षी है। चाबी क्या है आपका? प्रतिजन है। सपोज करो, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि जो ताला है, नॉर्मल हम जैसे ताला का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? ताला, ठीक है। अब इस ताले के अंदर आपको पता है यहाँ पर इस तरीके का एक निशान बना होता है, ठीक है। यहीं पर हमारा चाबी जो है आराम से इस लॉक को खोलता है चाबी जाकर, ठीक है। मतलब इस पूरे हिस्से का कोई काम नहीं था। असल में जो हमारा काम का हिस्सा है जिससे हम चाबी, जहां हम चाबी यूज करते हैं वो सिर्फ इतना सा हिस्सा है। क्लियर होगी बात, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रतिरक्षी जो होता है ना, काफी बड़ी उसकी स्ट्रक्चर होती है लेकिन बस बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जहां प्रतिजन आके वहां पे जुड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है? जिस प्रकार ताले की संरचना तो इतनी बड़ी है लेकिन चाबी कहाँ आके जुड़ती है? सिर्फ इतने से हिस्से में चाबी आके जुड़ती है। तो सेम वैसे ही प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करती है, पूरे प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रतिरक्षी की उस भाग की बात हो रही है जहां पर आगे प्रतिजन जुड़ते हैं, उस हिस्से को पैराटॉप कहते हैं। जैसे मान लो ये क्या है? जो आपका ताला है, इसे मैंने मान लिया प्रतिरक्षी। ताले को मैंने क्या मान लिया? प्रतिरक्षी। और चाबी को मैंने क्या मान लिया? प्रतिजन। चाबी को मैंने क्या मान लिया? प्रतिजन, ठीक है। अब इस ताले में से सिर्फ इतना सा हिस्सा ही है जहां आपका प्रतिजन आके जुड़ेगा, जहां आपकी चाबी आके जुड़ेगी। इतने से हिस्से को हम बोलते हैं पैराटॉप। इतने से हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पैराटॉप। अब देखो नेक्स्ट एक शब्द और आता है, वो होता है एपिटॉप, ठीक है। पैराटॉप तो क्या होता है? प्रतिरक्षी का वह हिस्सा जहां आके प्रतिजन जुड़ता है। प्रतिरक्षी का वह हिस्सा जहां आके प्रतिजन जुड़ता है उसे हम बोलते हैं पैराटॉप। तो एपिटॉप किसे कहते हैं? अब देखो चाबी की स्ट्रक्चर की बात करें तो चाबी लाइक हमारा कुछ इस तरीके से होता है ना। चाबी जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जो भी है कुछ इस तरीके से हमारी चाबी है, हमारी की जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब देखो ये जो चाबी है, चाबी का जो पूरा हिस्सा है ये हमारा कोई काम का नहीं होता, सिर्फ इतना सा हिस्सा ही काम का होता है चाबी का। बात समझ आ रही है, ठीक है। आपको पता है कि चाबी जो आप यूज कर रहे हो उस चाबी का इतना पूरा हिस्सा हमारा काम का नहीं है, काम का तो सिर्फ इतना सा हिस्सा है जो ताले के अंदर जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये जो हिस्सा जिसे अपने कहते हैं कि प्रतिजन का वह हिस्सा जो प्रतिरक्षी से क्रिया करे, दोबारा सुनना, प्रतिजन का वह हिस्सा जो प्रतिरक्षी से क्रिया करे उसे हम बोलते हैं एपिटॉप। इसे हम क्या बोलते हैं? एपिटॉप। तो दो शब्द जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं और ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन सीधे पूछ ले जाता है कि एपिटॉप किसे कहते हैं और पैराटॉप किसे कहते हैं। तो देख लो, मैं यहाँ पे एपिटॉप की भी डेफिनेशन लिख ही देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो इसका क्या हो जाए, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करे, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करे या क्रिया करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एपिटॉप। इसे हम क्या बोलते हैं, एपिटॉप कहलाती है। बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, जो कि बहुत इजी पॉइंट है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो दोबारा सुन लो कैसे बोला मैंने। ये तो नॉर्मल बातें थी कि भाई प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है क्योंकि ये गामा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन का बना होता है। और ये सब चीजें हमारे जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे रक्त है, वहां पर इसका निर्माण होता है। तो ये सब बातें बता दी मैंने आपको। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा सुन ला। मैंने क्या कहा आपको कि समझो ये जो हमारा ताला है वो प्रतिरक्षी है, एज ए प्रतिरक्षी का काम कर रहा है, और जो हमारा चाबी है वो प्रतिजन का काम कर रहा है, ठीक है। अब इस पूरे ताले में सिर्फ हमारा इतना सा हिस्सा काम का है, तो प्रतिरक्षी का वह हिस्सा जो प्रतिजन से क्रिया करे, प्रतिरक्षी का वह हिस्सा जो प्रतिजन से क्रिया करे उसे हम बोलते हैं पैराटॉप, और प्रतिजन का वह हिस्सा जो केवल प्रतिरक्षी से क्रिया करे उसे हम बोलते हैं एपिटॉप, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट थी। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट समझाती जाऊंगी वैसे वैसे समझते जाना, बहुत ही इजी है। सबसे पहली बात तो ये है जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी प्रतिरक्षी होती है ये अंग्रेजी के वाई आकार के समान होती है। किसके समान होती है, अंग्रेजी के वाई आकार के समान। यानी जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है, ध्यान से देखना। पहले आपको इस तरीके से बनाना है, दूसरा आपका थोड़ा सा यहाँ हो गया मिस्टेक, मैं इसको सही कर देती हूँ। आप कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप लोग इसको साथ साथ में कवर कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा हिस्सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने इसके बराबर लेके चलते हैं, ठीक है, इक्वल लेके चलते हैं। ओके फाइन, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, देन ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये कैसा लग रहा है आपको, अंग्रेजी के वाई आकार के समान। एक यहाँ पर भी इस तरीके से बनता है और देन एक यहाँ पर भी इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। देन ये हो गया, ठीक है। यही था, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। बाकी आप इसको नॉर्मल इस तरीके से बना लें। आपको ये बहुत ही इजी लगेगा, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें। बस आप थोड़ा सा स्केल और वो लेके बैठे तो आपको ये ज्यादा समझ आएगा। आपसे गलतियां नहीं होंगी जैसे मुझसे हो रही है छोटी छोटी। ओके, देन ये स्ट्रक्चर बन चुकी है, ठीक है। हमारी जो प्रतिरक्षी की संरचना की हम बात करने वाले थे, प्रतिरक्षी की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इसको हम, इस उभार को हम अंदर की तरफ ही लेंगे, ठीक है। इस उभार को हम अंदर की तरफ ही लेंगे। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कैसे हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने उभार अंदर की तरफ। अब देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो तो आपको इस तरीके से लंबी जो नलिका का संरचना है, नली के समान संरचना है, दो लंबी दिखाई दे रही है, दो छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस संरचना के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो इस संरचना में दो तो आपके हल्के और दो आपके हैवी सिरे होते हैं, ठीक है। अब आप देख के बता सकते हो, जिनका आकार छोटा है ऑब्वियस सी बात है हल्के यही होंगे, ये वाला और ये वाला हिस्सा हल्के में आता है।
और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपके हैवी में आता है। ठीक है, तो दो इसमें आपकी क्या है, हैवी श्रृंखला है, दो आपकी क्या है इसमें लाइट श्रृंखला है, यानी आपकी हल्की श्रृंखला है। तो पहली बात तो इस डायग्राम में क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं। पहली बात तो बता दिया कि ये अंग्रेजी के वाई आकार के समान होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दो हैवी श्रृंखलाएं हैं, दो हैवी श्रृंखला है व दो लाइट श्रृंखला है। ठीक है, दो लाइट श्रृंखला है। ठीक है, अब आपको देख के पता लग गया है हैवी कौन सा है, लाइट कौन सा है। ये वाला श्रृंखला और ये वाला श्रृंखला हैवी में गिना जाता है, ये वाला श्रृंखला और ये वाला श्रृंखला लाइट में गिना जाता है। ठीक है, जो हमारा हैवी श्रृंखला है ये 440 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। कितने अमीनो अम्लों से, तो आपको ध्यान में रखना है जो हमारा हैवी श्रृंखला है जिसको मैं सीधे H से लिखूंगी, ये 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। लेकिन जो हमारा लाइट वाला हिस्सा है ये केवल 220 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर होगी बात, जो हमारा लाइट वाला हिस्सा है ये केवल 220 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो हमारे हैवी और लाइट है इनका जो प्रथम सिरा है, प्रथम सिरा NH2 से जुड़ा होता है। NH2 यानी इसे हम बोलते हैं एमीन। ठीक है, इनका जो प्रारंभिक छोर है, जो श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, श्रृंखलाओं का प्रारंभिक छोर, श्रृंखलाओं का प्रारंभिक छोर NH2 समूह, NH2 ये मैंने बंध बनाया। ठीक है, ये तीर का निशान नहीं है, ये बंध का निशान है, ये मैंने बंध बनाया है, साथ में लिखा है NH2। इससे क्या कहा जाता है, एमिनो। इसे मैं क्या बोलूंगी, एमिनो। ठीक है, NH2 यानी प्रारंभिक छोर जो है एमिनो समूह से जुड़ा होता है, एमिनो समूह से जुड़ा होता है। क्लियर होगी बात, ये होता है एमिनो समूह से जुड़ा। लेकिन जो आखिरी छोर है किसका, केवल भारी श्रृंखला का जो आखिरी छोर होता है वो COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा होता है। इसे क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक छोर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ अंतिम छोर जो है किसका, हैवी श्रृंखला का अंतिम छोर, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में H लिख देती हूँ। हैवी श्रृंखला का जो है वो किससे जुड़ा होता है, COOH यानी जिसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा होता है। अब देखो ये जो हमारी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इस संरचना के अंदर ना दो भाग है, इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक भाग को तो कहा जाता है अस्थिर भाग, एक भाग को कहा जाता है स्थिर भाग। अब बात आती है कि स्थिर भाग किसे कहते हैं, अस्थिर भाग किसे कहते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये इस तरीके से मूव करती है, समझ आई बात। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इस तरीके से मूव करती है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है इसे अस्थिर भाग कहा जाता है, और ये जो हिस्सा है ये अपनी जगह पर टिका हुआ है, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता, बिल्कुल भी गति नहीं करता, तो इसे हम बोलेंगे स्थिर भाग। क्लियर होगी बात। तो कौन सा हिस्सा अस्थिर है, ये जो आपको इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे बोलेंगे अपने अस्थिर भाग, अस्थिर भाग। और जो हमारा यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं स्थिर भाग, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता, नाम से पता चल रहा है स्थिर है, स्थिर भाग यानी मूवमेंट नहीं करता, अस्थिर भाग यानी ये मूवमेंट करता है। और ये जो क्षेत्र है जहां पर ये जॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर ये जॉइंट है, जहां से मूवमेंट करने वाले नहीं करने वाले को हम डिफाइन करते हैं, इसे बोला जाता है हिंज क्षेत्र। इसे क्या बोला जाता है, हिंज क्षेत्र, या कब्जे भी बोलते हैं आप, हिंज क्षेत्र बोलना एक ही बात है वैसे तो। इसे क्या बोला जाता है, हिंज क्षेत्र। यानी हिंज क्षेत्र से ही अस्थिर भाग और स्थिर भाग अलग होता है। हिंज क्षेत्र के ऊपर वाले हिस्से तो मूवमेंट करते हैं जिसे अस्थिर भाग कहते हैं, वेरिएबल पोर्शन कहते हैं, और जो आपका नीचे वाला हिस्सा होता है ये आपका स्थिर भाग कहलाता है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता। अब बात आती है कि ये तो
स्ट्रक्चर है, तो ये आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में पाया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। एस यानी सल्फर, ठीक है। अगर एक एस होगा तो उसे एक सल्फाइड बॉन्ड बोलेंगे, लेकिन दो एस यहाँ पर आपस में बंध बनाते हैं। यानी किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पर एक एस, यहाँ पर एक एस, इस तरीके से क्या है, पूरे में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। इसे अपने क्या बोलेंगे कि इनमें डाइसल्फाइड बंध बनता है। यहाँ पे भी आपका इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पर भी इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड है। कहने का मतलब है कि ये दो चीज है, ये चीज है और ये चीज है, आपस में किससे जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बंध से जुड़े हुए हैं। तो मैं लिख देती हूँ, ये मैं चीजें लिख देती हूँ यहाँ पर, ये आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। क्लियर होगी बात, जुड़े होते हैं। तो ये चीजें जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी है। एक चीज जो इसमें रह गया वो क्या चीज है, देखो अभी हम पढ़ रहे थे ना पैराटॉप, एपिटॉप, अब हम स्ट्रक्चर में इस चीज को देखते हैं। देखो ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, आपके प्रतिजन यहीं पे आके जुड़ते हैं और इस तरीके से बंद हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि जो आपका प्रतिजन है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब देखो ये चीज जो है ये प्रतिजन की स्ट्रक्चर है, इसको उठा के मैं इसके बीच में रख देती हूँ और ये आपस में इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, आपका जो प्रतिजन है ये प्रतिरक्षी को नष्ट करेगा। अब काम पूरे प्रतिरक्षी में से, काम तो सिर्फ इतना से हिस्सा आ रहा है ना, काम तो सिर्फ इतना से हिस्सा आ रहा है, सेम यहाँ पर भी सिर्फ इतना से हिस्सा काम आएगा, सिर्फ इतना से हिस्सा काम आएगा, ठीक है। ये चीज है ना, इसको आप बिल्कुल बराबर बना लेना, ये चीज जो थोड़ा सा इसको आप बिल्कुल सामने वाले के बिल्कुल इक्वल बना लेना। मैं बना देती हूँ, ठीक है। यह हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि ये एक टाइप की आपकी चाबी है और ये एक टाइप का ताला है। अब ये चाबी जो है जब इसके अंदर फिट करेंगे तो ये वाला हिस्सा प्रतिजन का, पूरे प्रतिजन का सिर्फ इतना सा हिस्सा ही है जो प्रतिरक्षी से क्रिया कर रहा है, इसे अपने बोलेंगे एपिटॉप। और प्रतिरक्षी का सिर्फ इतना सा हिस्सा काम कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे पैराटॉप, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी। तो ये थी आपकी प्रतिरक्षी की संरचना, दोबारा सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका प्रतिरक्षी की संरचना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले जाता है कि प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में बताइए। तो दोबारा सुनो, सबसे पहली बात कि जो हमारी प्रतिरक्षी होती है ये अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान है, वाई की तरह लग रहा है आपको। दूसरी बात, हमारे इसमें दो हैवी सिरे होते हैं, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया, दो हैवी सिरे हैं, दो लाइट सिरे हैं, ठीक है। तीसरी बात, जो हैवी सिरा है वो 440 अमीनो अम्लों से मिलकर बना है, जो लाइट सिरा है वो 220 अमीनो अम्लों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्या है, जो श्रृंखलाओं का प्रारंभिक छोर है यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, श्रृंखलाओं का प्रारंभिक छोर जो है वो तो किससे जुड़ा होता है, अमीनो ग्रुप से यानी NH2 से। और जो हैवी श्रृंखलाओं का जो अंतिम सिरा है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि आपस में किससे जुड़े होते हैं। अब देखो ये आपस में इनको कौन जोड़े रखता है, तो इनको आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़े रखते हैं। और जो हमारा प्रतिरक्षी की संरचना है ये कितने भागों में बटे हुए हैं, दो भागों में, एक तो होता है अस्थिर भाग, एक होता है आपका स्थिर भाग। जो स्थिर भाग है वो बिल्कुल नहीं हिलता, वो अपनी जगह स्थिर है। जो अस्थिर भाग है, जैसे मान लो इस तरीके से, तो इस तरीके से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए से क्या बोला जाता है, अस्थिर भाग बोला जाता है। और जहां से स्थिर भाग अस्थिर भाग अलग होता है उस जगह को अपने क्या बोलते हैं, हिंज क्षेत्र बोलते हैं। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका
आंसर आपको दूंगी। और आपको सारे टॉपिक्स कैसे क्लियर हो रहे हैं, कैसा समझ आ रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए साइंस मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।